नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का, जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ज्योग्राफी क्वेश्चन 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, इसमें अप्रोच शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, वो सवाल ये आ रहा था कि अभी फरवरी ख़त्म होने वाली है तो तैयारी भी शुरू होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो पहला मन में आज सोचा था कि 50 क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के सॉल्व करूँगा, लेकिन फिर मैं सोचा यार क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें फिर आ गया मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया, फिर मैंने सोचा चलो ये थॉट सबके लिए क्लियर कर दूँ। पहली बात ये है कि जिसको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए उसको सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज अगर हम वो काम नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं करना, देन वी फील लाइक वी हैव नॉट गिवन अवर 100%। बट देन मेरा अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। क्यों पढ़ लेनी चाहिए उसका मैं अब अभी आपको जो है प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। देखो, जो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Then carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of the long wave radiation. तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है करना। इसमें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इस वाली बुक से आया है। क्लास 11th या 12th कौन सी क्लास की है आप देख लो, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से आया है बेसिकली, है ना। 9 चैप्टर है आई गेस। 9 चैप्टर से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे इन्होंने 2024 के प्रीलिम्स में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से, आंसर आसान है इसका, कर लोगे आप, है ना। देखो ये दूसरा क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आसान है। इसमें देखो ये है कि एटमॉस्फेयर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ में, है ना। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वेटर पे उसकी लेयर बड़ी है, लार्ज है, यानी कि थिक है, और पोल्स के अराउंड उसकी लेयर जो है स्कैटर्ड है, थिक नहीं है ना। क्या बोलते हैं, स्पार्स बोलते हैं, उस तरीके की है। तो इसमें ये देखो डायग्राम देख लो, इसमें ये हीट का सरप्लस और डेफिसिट है। तो ये जो एरिया ग्रीन और रेड के बीच में है ये डेफिसिट, हीट का डेफिसिट है, ये हीट बजट का ये मैप है बेसिकली। और इक्वेटर पे क्या है, ये सरप्लस है। तो सरप्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट जो है, बेसिकली कन्वेक्शनल जो हीट है उसको ट्रैवल करना आसान है, तो इस वजह से यहाँ पर सरप्लस है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर जो है उतनी मजबूत नहीं है, उतनी डेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है हीट जो इस जगह इस एरिया में है वो डेफिसिट एरिया है। खैर ये तो क्वेश्चन आसान है, इसका भी आंसर आप कर लेंगे। आंसर मैंने बता ही दिया है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल, सही है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसफर ग्रेट आउट विद स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ये भी सही है, दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेन करता है इसको बेसिकली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 26 से है, उसमें मेंशन किया हुआ है बेसिकली, है ना। इसके चारों आंसर सही हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो क्या क्या मटेरियल निकलता है, तो ये भी आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने लिख के रखा है आपको समझने में आसानी हो इसलिए, कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से ये भी क्वेश्चन है। ये आई गेस तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, पेज 83 से ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट लाइन दी हुई है। अब इसमें जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको एक्चुअल पेपर में, तो मैंने इसको सॉल्व करके आया था मैं, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसमें एक ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ मेरे दिमाग में था और एक लाइन मेरे दिमाग में थी। तो पहला देखो, लाइन देखो इसकी, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो ये इसका जो है पहला स्टेटमेंट सही से स्टेटमेंट है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में पेज 83 पे। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम
तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन देखो दूसरा स्टेटमेंट इसका पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। तो पहली चीज़ तो ये देखने वाली है कि स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। कोल्ड ओशन करंट्स लिखा हुआ है लेकिन गल्फ स्ट्रीम का नाम लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म ओशन करंट है, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लाइन। लेकिन ये देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन एज सच डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि पहली चीज़ तो ये कौन से उससे है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी से, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 बॉटम का जो है नीचे से सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, तो वहाँ पे इसका आंसर। एनसीईआरटी में इनके नाम नहीं दिए गए। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसे करके एक वर्ड दिया हुआ है। तो आप अगर आपको अफ्रीका का मैप पता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं एनसीईआरटी की मदद से। कैसे कर सकते हैं, अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये आप देखेंगे अफ्रीका के मैप में तो ये नॉर्थ साइड पे है ना, और बोत्सवाना और नामीबिया साउथ साइड में, मेडागास्कर और मोजाम्बिक ये तुम्हारा जो है मेडागास्कर तो अफ्रीका के जस्ट ओशन साइड में है ना, और मोजाम्बिक जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो बेसिकली इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन भी फ्रेम किए हैं कि एनसीईआरटी का एग्जैक्ट इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकें। तो इसका आंसर कोट द आइवरी एंड घाना हो जाएगा। वैसे ये ऑलरेडी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, शायद से CDS वगैरह में कहीं पे पूछा हुआ है। लेकिन मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और इतना ब्यूटीफुली ऑप्शन सेट किए हैं कि एनसीईआरटी भी सही हो जाए और इनका क्वेश्चन भी बन जाए। तो इस तरीके से बनाया गया है इस क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो सबको पता ही होता है कि एनसीईआरटी से आता है, तो मेरा बेसिकली माय कंटेंशन इज़ दिस कि अगर आपको पता है एनसीईआरटी से आता है तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व, मतलब टाइम अपना इधर उधर की टेस्ट सीरीज में क्यों वेस्ट करना है। दैट इज़ माय एक्चुअली पॉइंट, है ना। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विद अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एंड पेज नंबर्स। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में पूछा है और वेस्ट टू ईस्ट पूछा हुआ है, समझे। तो इसमें देखो जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो गंडक कोसी इस तरीके से पढ़ते हैं, कोसी गंडक नहीं पढ़ते हैं। और भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो बिहार में बाढ़ आती है ना, कोसी से आती है, और गंडक का भी थोड़ा सा रोल रहता है, लेकिन कोसी का रोल रहता है। और कोसी जो है बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे, तो पहले में AB में आंसर होना चाहिए, आंसर CD नहीं होना चाहिए। तो AB में आंसर हो गया, दोनों में गंडक कोसी लिखा हुआ है। अब हमको देखना है घाघरा और गोमती में। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गंगा की सहायक नदी पूछा हुआ है ना। लखनऊ जो है, लखनऊ का आपको आइडिया अगर हो तो लखनऊ गोमती है ना, इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो गोमती के बाद घाघरा आएगा, घाघरा थोड़ा उस तरफ है। मतलब बेसिकली अगर एग्जैक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉजिक से करना, रिस्क लेना, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं कि लखनऊ का जो अपनी कैपिटल है उसका मैप में कहाँ लोकेशन है, वहाँ से गोमती निकल रही है। और आप बोल सकते हैं कि कहाँ जुड़ रही, कैसे पता चलेगा। वैसे ऐसे इस तरीके से नहीं पता चल सकता, लेकिन एक आइडिया लग जाता है अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो इसका आंसर है B, गोमती घाघरा गंडक कोसी। और ये दिया हुआ है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक में, ये एनसीईआरटी का नाम है, देन पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। आप जाके चेक कर लेना, मैं जानबूझ के इसमें दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे तमाम सारी चीज़ें निकाल के करनी पड़ेंगी और जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। फिर इसमें देखो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर विदरिंग ऑफ रॉक्स, ये उस वाले चैप्टर से है, लैंडफॉर्म वाले चैप्टर से, है ना, जिसमें डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसी में ये डिस्कस किया गया कि विदरिंग वाला प्रोसेस क्या और किस तरीके से होती है। तो 3 प्रकार की विदरिंग होती है, उसमें एक्सप्लेन की गई है। तो उसी में बेसिकली उस नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बेसिकली। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवन दो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग दैट इट इज़ मेंशन इन द एनसीईआरटी, बट इट इज़ मेंशन इन द एनसीईआरटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वीदरिंग ऑफ रॉक्स। आप बोलेंगे हाँ है ये रीज़न। देन रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, तो ये सही है।
ऑब्वियसली सही है क्योंकि रेन आ रही होती है, तो ये वातावरण से जब गुजरती है तो वातावरण में CO2 जो है अवेलेबल है, तो वो जो है वो घुल जाती है उसमें। देन ये वाली जो लाइन है ना, आप इसको हल्के में बोलेंगे कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, आप इसको कैजुअली बोलेंगे कि ये सही बात है, सही बात है। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये लाइन जो है NCERT में मेंशन है, मतलब सेम लाइन नहीं मेंशन है बट ये पर्टिकुलर फ्रेज मेंशन है एक, जिसका मतलब है कि रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन घुली रहती है, ये उसमें मेंशन है। और किस पेज नंबर पे? पेज नंबर 48 में मेंशन है। तो बेसिकली क्या है, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दे आर एक्सप्लेनिंग इट। देन ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें मेरी कमी कह सकते हो कि मैं इन क्वेश्चनों को सही तरीके से नहीं कर पाता हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे याद नहीं हो पाए हैं अभी ये कि रेड मतलब एक कुछ याद हैं लेकिन सारे नहीं याद हैं। जैसे कि नॉर्थ सी वाला मुझे नहीं याद था। ये बेसिकली हर बार क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है मैप से जिसमें आपको कंट्रीज़ एंड बॉर्डर पूछते हैं। आसान भी नहीं है बट मैं कहना चाहूँगा कठिन भी नहीं है इसको सॉल्व करना। क्यों? थोड़ा सा डेडिकेटेड कॉन्शियस प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि मैप के क्वेश्चन आप करें और उनको सॉल्व करें। एक लिस्ट बना लें, उनके नंबर लिखें, उसके ऊपर क्विज़ बनाएं, इस तरीके से करें। इस बार मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, इस वाले सेक्शन को। इसमें देखो ये जो नॉर्थ सी है ना, नॉर्थ सी का बॉर्डर किन कंट्री से नहीं लगता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर आपको सही से नहीं पता तो गलत हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शायद नहीं करके आया था। बट मैंने सोचा था कि रशिया इस नॉर्थ सी से कनेक्ट नहीं है ना, नॉर्थ सी से कनेक्ट नहीं है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा शायद से नॉर्थ सी में गिरती है। बट मेरे को इतना पता था कि रशिया इसमें कनेक्टेड नहीं है। बट इन तीनों में मुझे नहीं पता था कि क्या है, लाइक आई डिडंट नो द आंसर। तो इसका आंसर है 2। जर्मनी और नॉर्वे जो है इसके बॉर्डर में है, बट फिनलैंड नहीं है। तो ये है किसके बॉर्डर में? रशिया और फिनलैंड ये दोनों जो हैं उसके बॉर्डर में है, बाल्टिक सी के बॉर्डर में है शायद से, है ना, उस वाले में है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन ये जो आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे से रह जाता है, बट मैं इस वाले करके आया था, आसान था। मान लो ये किस सेक्शन से है? ज्योग्राफी के इस सेक्शन से है ये, जिस सेक्शन में हम लोगों को लिस्ट पता होनी चाहिए। मतलब लाइक ये एक जनरल छोटी सी लिस्ट है और इसमें कई कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं आप कि अपन को वाटरफॉल्स पता होने चाहिए, लेक्स पता होनी चाहिए, रामसार साइट्स पता होनी चाहिए, गीज़र्स यानी कि गर्म पानी के जो सोते हैं ना, जैसे कि तप्त पानी, जैसे कि पूगा वैली, इस तरीके से, तो वो अपन को पता होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, धुआंधार मालवा नर्मदा। तो धुआंधार जो है नर्मदा रिवर पे है, हुंड्रू सुवर्ण रेखा पे है, लेकिन गरसप्पा जो है वो नेत्रावती पे नहीं है। ये किस वाली नदी पे है? आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ ये है, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें भी देखो only 2 only 3 इस वाले को, लेकिन मैं करके आया था क्योंकि मुझे पता था। और ये भी है कि कई दफ़ा 2 सही होते हैं, इसमें तीसरा नहीं सही होता। अगर आपको रिस्क भी लेना हो तो आप ले सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैंने खूब माथापच्ची करी थी क्योंकि मुझे कुछ पता थे कुछ नहीं पता थे, बट मैं फिर अल्टीमेटली इसको छोड़ के आया था कि मैं करके नहीं आया था मैं इसको। देखो सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है, वोजेस लिखा हुआ है, फोल्ड माउंटेन लिखा हुआ है। अब हमको क्या नहीं पता था, हमको ये नहीं पता था कि कौन से माउंटेन का टाइप कौन सा है। लाइक वोजेस जो है वो फोल्ड माउंटेन है या नहीं हमको नहीं पता था, लेकिन हमको ये पता था कि वोजेस नाम लिखा हुआ है तो सेंट्रल एशिया का तो नहीं होना चाहिए, इतना हमको लगा। क्योंकि नाम थोड़ा आपको फ्रेंच या इटालियन, लाइक यूरोपियन नाम लग रहा है बेसिकली, तो सेंट्रल एशिया नहीं होना चाहिए इसका, तो पहला गलत हो गया इसका। लेकिन इसमें भी only 1 only 2 इस तरीके का दिया हुआ है, तो मैं इसमें फिर कंफ्यूज हो गया कि मैं 3 करूं कि 2 करूं, फिर इस वजह से मैं इसको छोड़ आया था। मैं आपको इसको सही आंसर बता दे रहा हूँ। देखो सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है, वोजेस लिखा हुआ है, फोल्ड माउंटेन लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि वोजेस जो है सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये फ्रांस में है बेसिकली ये, ठीक है। देन यूरोप में आल्प्स ब्लॉक माउंटेन, तो देखो आल्प्स जो है यूरोप में तो है लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया इसका। नॉर्थ अमेरिका में अप्लाशियंस हैं, फोल्ड माउंटेन है अप्लाशियंस। देन साउथ अमेरिका में एंडीज़ हैं, फोल्ड माउंटेन है ये भी। तो इसके आंसर 2 करेक्ट है और 2 इसके रॉन्ग आंसर हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम करके आए थे बेसिकली, क्योंकि कहीं मैंने इसको पढ़ा था। डोनी पोलो जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कुशीनगर अपने यहाँ पे है यूपी में। देन विजयवाड़ा इंटरनेशनल, इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको करके आया था। मेरे को 1-2 पता थे, यानी कि 1-2, और 3 3 हमको नहीं पता था। इन द रिसेंट पास विच अब कंस्ट्रक्टेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो मैं इसको 1 2 3 तीनों करके आया था। मुझे आंसर इसका नहीं पता है, मैं इसको तीनों करके आया था, है ना। विजयवाड़ा को इसलिए जोड़ लिया था क्योंकि ये क्योंकि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मुझे ऐसा लगा कि नई गवर्नमेंट जो बनी हुई है उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया होगा। इस मतलब बेसिकली मैं तुक्का मार के आया था इसमें। तुक्का नहीं, मतलब एक तरीके की वाइब थी मुझे कि इसके तीनों सही हैं। आप इसका आंसर देख के बता सकते हो। वाटर वेपर वाला क्वेश्चन आसान है ये। वाटर वेपर पूछा हुआ, इट इज़ अ गैस इन द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ने पे इसका अमाउंट डिक्रीज होता है, सही है। देन दूसरा लिखा हुआ, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। परसेंटेज कैसे मैक्सिमम होगी? नहीं है, मतलब ऑब्वियसली गलत है, 2 नंबर, है ना। तो ठीक है, उधर वेपराइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर इसका आंसर 1 सही है। देन ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये जीसी लियोंग से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें जीसीएल लिखा हुआ है। एनुअल एंड डेली, मतलब ये वाला जो टॉपिक ही है ना, सूडान टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ये वाले जो टॉपिक है मेरे को आई हैवेंट बीन एबल टू ग्रेस्प इट वेल। तो ये वाला टॉपिक मुझे कोप्पन वाला सही से समझ नहीं आया। मतलब समझने की बात है ही है, लेकिन याद करने की भी बात है। बेसिकली फीचर्स याद होने चाहिए थोड़े बारे, तो मुझे नहीं याद हो पाया इसका आंसर। वैसे इसका आंसर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट ऐसा दिखा रहा गूगल में। ये वाला देखो, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है बेसिकली इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने दिमाग जो लगाया, देखो मोमेंटम फोर्स से जुड़ा हुआ होता है, पी और एम बी ऐसे करके कुछ फार्मूला रहता है ना। तो बेसिकली वेलोसिटी से जुड़ा हुआ रहता है और मोमेंटम से फोर्स बनता है। तो बेसिकली मैंने इसको मार्क कर दिया, बेसिकली बोथ 1 और 2 मार्क कर दिया था मैंने इसी तरीके से। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे मतलब मुझे नहीं श्योर नहीं, मुझे आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसका क्या करके आया हूँ मैं, लेकिन मैं क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखा हूँ और पढ़ के भी गया था, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार। तो देखो इसको हम लोग बात करते हैं। हम लोग को ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सोलेस्टिस किसको कहते हैं और इक्विनॉक्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो जून और दिसंबर ये वाले जो होते हैं सोलेस्टिस कहलाते हैं, और मार्च और सितंबर वाले इक्विनॉक्स कहलाते हैं। मार्च वाला को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसमें स्प्रिंग आती है ना। और मतलब कभी कोई ऐसा पूछता है वर्नल इक्विनॉक्स किसको कहते हैं और कब आती है, 20 या 21 तारीख जो है इसमें दोनों में रहती है बेसिकली, है ना। तो इस वाले में देखो कि जून की बात कर रहा है, ये जून की बात कर रहा है। तो जून में जून की बात कर रहा है। जून का जो टाइम है वो बेसिकली टाइम होता है गर्मी के थोड़ा सा बाद का टाइम, है ना। मतलब एग्जैक्टली हम सही कहें बरसात आने वाली होती है, बट मैं मानता हूँ इसको कि गर्मी का टाइम होता है। तो गर्मी का टाइम जो होता है, तो जो सूर्य रहता है वो किधर रहता है, मकर रेखा पे। ITCZ जो जोन रहता है इसका ऊपर पे रहता है गर्मियों में, और वो मूव करता है फिर नीचे को जो ठंडियाँ आती, है ना। तो इसमें देखो 21, मैं इसको अपने नोट्स में एग्जैक्टली लिख के गया था, ठीक है ना, लेकिन नोट्स में क्या लिखा हुआ हूँ उसको मुझे नहीं याद रह पाया, क्योंकि नोट्स जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको चीज़ें नहीं याद हो पाती। बट मैं इसको करके आया था। इसका आंसर देखो क्या है कि समर सोलेस्टिस पूछा है। समर सोलेस्टिस में जो सनलाइट रहती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो होना ही चाहिए था, इतना मैं श्योर था। तो 2 मैंने ढूंढा, ठीक है भाई, बी और डी आंसर होना चाहिए था। अब आर्कटिक सर्कल और मुझे इक्वेटर, हाँ इक्वेटर का कोई मतलब इक्वेटर इक्वेशन में नहीं था जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही दोनों आते हैं, ठीक है। तो मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रही थी भाई कि इसमें आंसर मैं सिर्फ 2 मारूँ या डी मारूँ, है ना। तो मैं क्या मार रहा हूँ याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक सर्कल है, यानी कि 2-4 है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ के गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल क्यों है, क्योंकि जब सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है ना, उस दौरान यानी कि समर सोलेस्टिस में उस दिन ये पोल साइड पे जो आर्कटिक सर्कल का जो पोल है उधर पे सूर्य डूबता ही नहीं है। बेसिकली ये मैंने लाइन लिखी हुई, मैंने आ करके देखा अपना नोट्स, तो उसमें लिखा हुआ है मैंने कि सूर्य डूबता ही नहीं है आर्कटिक सर्कल में। तो इसका आंसर 2 और 4 है।
ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मुझे नहीं क्वेश्चन पता था, बट थोड़ा सा, क्योंकि ये वाले जो टर्म्स है ना ये बार बार प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं, तो इसका अपन थोड़ा सा स्टडी कर सकते थे। बेसिकली मैंने इसको नहीं करके आया था। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड। जो पहली लाइन है ना यही इसकी कैचिंग लाइन है, और इसी वजह से इसका आंसर कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो बेसिन इसका आंसर है। फिर मैंने इन चारों को पढ़ा, तो चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमेजन बेसिन की जब बात की जाएगी ना, तो दो बातें की जाएंगी। सबसे पहला कि सबसे बहुत बड़ा ये जो है रेन फॉरेस्ट एरिया है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है तो इसका अंदाज़ा दे दूं कि अमेज़न जो है वो है आपका साउथ अमेरिका में, कॉन्गो जो है ये आपका है अफ्रीका में। तो कॉन्गो जो है, कॉन्गो का जो भी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3:8 के रेशियो में है। कॉन्गो और अमेज़न इन दोनों का रेशियो लोगे तो 3:8 का रेशियो है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है अमेज़न बेसिन, और लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका है कॉन्गो बेसिन। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेज़न बेसिन में जो डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो ये वाली अपन को बात पता होनी चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन का जो उत्तरदायी कारण है, एक तो कैटल्स हैं कि रैंचेस बना रहे हैं, बेसिकली बहुत बड़े बड़े इंक्लोजर बना रहे ले रहे हैं। दूसरा है सोयाबीन की खेती करते हैं ये लोग, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है, तो वो कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत आता है वो एरिया। कॉन्गो बेसिन का जो एरिया है वो सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फैला हुआ है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सोयाबीन की खेती उसकी एक बड़ी जिम्मेदार है ना। तो ये हो गया। तो ये देखो 16 क्वेश्चन है इस ज्योग्राफी से, जिसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन कितने, 1 2 3 3 3 3 3 बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 10 से 11 क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से आए हुए हैं। तो बेसिकली ये रहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मैं तुम्हें अपना आंसर बता दे रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो ये जो क्वेश्चन, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इनकी है वैसी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन उसकी नहीं होती। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका ये है कि बुक पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़ो, कंटेंट बार बार पढ़ो, रीड करो, फिर आपको मन करे तो एक दो पेपर सॉल्व कर लो। ये मेरा तरीका है बेसिकली, तो वही मैं करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में कि आपकी वजह से नहीं किया। जो आपको सही लगे वही करिए, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। करंट अफेयर पढ़ो और कंटेंट रीड करो, क्योंकि देखो मैंने आपको जितने भी इसमें दिखाए हैं ना कि ये कहाँ से आया, वो सारे बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कि एक लाइन लिखी हुई है और उसी से क्वेश्चन बना दिया, या एग्जैक्ट लाइन उठा ली। आइसोथर्म वाला मैप से क्वेश्चन उठाया, पूरा एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है इस वाले क्वेश्चन में, है ना। तो बेसिकली ये रहा। होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।